वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ यूनिटरी स्टेट एंड फेडरल स्टेट, कि यूनिटरी स्टेट क्या होती है और फेडरल स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ यूनिटरी स्टेट, कि यूनिटरी स्टेट क्या होती है, इसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद व्हाट इज़ फेडरलिज्म, सबसे अहम कॉन्सेप्ट कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं, बड़े ये अहम पॉइंट है। इसके बाद फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यानी ये पाकिस्तान के जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक, और फिर जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि जो फेडरलिज्म पाकिस्तान में है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये आपको अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको लाजमी सीखनी चाहिए। तो आज हम इन चीज़ों की बात करेंगे, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूनिटरी स्टेट, कि यूनिटरी स्टेट क्या होती है। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ यूनिटरी स्टेट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द सुप्रीम गवर्नमेंटल अथॉरिटी, यानी कि गवर्न करने की जो सुप्रीम गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, इज़ वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए वो दी होती है किसको, इन अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये इसमें की वर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट विच रूल्स द होल कंट्री, जो कि पूरे कंट्री को रूल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिटरी स्टेट होती है उसमें जो गवर्न करने की पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट को दी होती है। अगर हम इसके बरक्स देखें, यानी कि इसके मुतज़ाद में देखें, जो फेडरलिज्म होता है, फेडरेटिंग स्टेट्स होती हैं, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक तरफ होती है और जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वो एक तरफ होते हैं। तो उसमें जो सुप्रीम गवर्नमेंटल अथॉरिटी होती है वो सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, बल्कि उसमें सेंटर एक तरफ होता है और जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वो एक तरफ होते हैं। ये जब आगे मैं आपको फेडरलिज्म के बारे में बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे आपने जहन में ये रखना है कि यूनिटरी स्टेट के अंदर जो गवर्न करने की गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है वो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास होती है। प्रोविंसेस, रीजन्स और म्यूनसिपलिटीज़ डू नॉट हैव ऑटोनोमस पावर्स। ये वही बात आ गई कि आपके जो सूबे हैं उसकी कोई असम्बली नहीं होगी, या होगी तो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी, या उसकी अगर कोई अथॉरिटी होगी तो वो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे रही होगी। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को इंश्योर नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई रीजन्स हैं, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, ठीक है, तो उनका अपना कोई ऑटोनोमस स्टेटस नहीं होगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एक नेशनल असम्बली है, ठीक है, पार्लियामेंट है पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद में है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, चारों सूबों की अपनी अपनी प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं। तो चूँकि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है तो ये फेडरलिज्म की बात हो रही है। तो यूनिटरी स्टेट में जैसे लिखा है कि प्रोविंसेस, रीजन्स और ये डू नॉट हैव ऑटोनोमस पावर्स, तो यहाँ पर इनकी ऑटोनोमस पावर्स नहीं होंगी, ठीक है। अगर ये होंगे भी तो वो सेंटर इनको दे रहा होगा, इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं हो सकती। इसी तरह दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जाहिर सी बात है प्रोविंसेस के पास, रीजन्स के पास, म्यूनसिपलिटीज़ के पास जो भी पावर होगी वो सेंटर आपको दे रहा है, तो ये उसी के कंट्रोल में होंगे। इसके बाद द सेंट्रल अथॉरिटी मे चूज़ टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो सूबों को, रीजन्स को या म्यूनसिपलिटीज़ को कुछ पावर्स दे सकती है, लेकिन रहेंगे वो उसके सबऑर्डिनेट ही। बट इट रिटेन द अल्टीमेट पावर एंड कैन रिवोक और अल्टर दोज पावर्स एट एनी टाइम। जो पावर्स सेंटर ने सूबों को दी हैं वो उसको चेंज कर सकता है, रिवोक कर सकता है या उसमें अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो जो क्रक्स है यूनिटरी स्टेट का वो इसमें है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है, उसी ने सारे कंट्री को गवर्न करना है। अगर कोई सूबे हैं, रीजन्स हैं या कुछ भी है तो उसके पास जो अथॉरिटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी और कहीं किसी जगह से नहीं आएगी। जबकि फेडरलिज्म में आगे हम देखेंगे कि सेंटर के पास अलग से पावर्स होती हैं और प्रोविंसेस के पास अलग से पावर्स होती हैं। जो प्रोविंसेस के पास पावर्स होती हैं वो सेंटर उनको नहीं दे रहा होता, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा होता है। इस वजह से जो प्रोविंसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं अपनी हदूद के अंदर रह के। तो ये जब हम आगे देखेंगे तो आगे आपको क्लियर होगा। तो ये था यूनिटरी स्टेट, इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ यूनिटरी स्टेट, इसके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स सारे वही हैं जो पीछे मैंने आपको बताया कि ऑल पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी की सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं अगर हैं तो उनके पास कोई पावर नहीं होगी, अगर कोई है भी तो वो सेंटर उनको दे रहा है। प्रोविंसेस हैव नो ऑटोनमी, उनकी अपनी कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी से मुराद कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस, कि वो अपने तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। लोकल गवर्नमेंट्स हैज़ नो ऑटोनमी, प्रोविंसेस के पास भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिजिड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं होता। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है जहाँ पे
जहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, ठीक है, उसको अमेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो यूनिटरी स्टेट होती है वहाँ पे ईजी होता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल एक ही गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट्स होते ही नहीं है। तो चूँकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लिहाजा वो आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। इसी तरह नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन्स ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स की डिवीजन नहीं कर रहा होता कि ये सेंटर्स की पावर्स हैं, ये प्रोविंसेस की पावर्स हैं या ये फलां की पावर्स हैं। एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और सारी की सारी पावर्स उसी के पास ही हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स है ही नहीं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमें इंग्लैंड में मिलती हैं, फ्रांस में मिलती है, इटली में मिलती है, ईरान में मिलती है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो ये था बेसिकली फीचर्स ऑफ यूनिटरी स्टेट। ये मैंने आपको बड़ा जल्दी में बताया, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है जो फेडरलिज़म है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी फेडरलिज़म है और मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से एग्जांपल्स भी दूंगा। तो आगे हम देखते हैं कि फेडरेटिंग स्टेट या फेडरलिज़म क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज़म, कि फेडरलिज़म क्या होता है। अब इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सुप्रीम पावर इन द स्टेट, कि स्टेट के अंदर जो सुप्रीम पावर है वो किधर गई, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान, एंड गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स, और उन गवर्नमेंट्स में जो कि फेडरेटिंग यूनिट्स का पार्ट्स हैं, मेकिंग ईच गवर्नमेंट सुप्रीम विद इन इट्स ओन स्फेयर ऑफ पावर्स, के हर गवर्नमेंट को वो सुप्रीम करता है अपनी स्फेयर में। यानी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरह 4 सूबे हैं, तो चारों सूबों की अपनी अपनी प्रोविजनल असम्बली है। इसी तरह एक पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जिसमें नेशनल असम्बली आती है और सेनेट आता है। तो जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और जो चारों सूबों की प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं वो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। अब जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें इस बात को लिखा हुआ है, इस बात के बारे में लिखा है कि सेंटर के पास कौन सी पावर्स हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स के पास कौन सी पावर हैं। अब चूँकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सुप्रीम पावर इन द स्टेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सेंटर में और फेडरेटिंग यूनिट्स में, लिहाजा पाकिस्तान एक फेडरेशन है। मेकिंग ईच गवर्नमेंट सुप्रीम विद इन इट्स ओन स्फीयर ऑफ पावर्स। अब जाहिर सी बात है जिन पावर्स पे फ़र्ज़ करें पंजाब है तो पंजाब की अपनी प्रोविजनल असम्बली है, तो पंजाब की प्रोविजनल असम्बली के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिखा है कि ये इसके बारे में लाज बना सकती है, तो उस चीज़ के बारे में सेंटर मुदाखलत नहीं करेगा। और जिस चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि ये सेंटर की पावर्स हैं या इस चीज़ पे सेंटर लाज बना सकता है, उस पर पाकिस्तान की जो प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं वो मुदाखलत नहीं करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि सेंटर अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट रहे और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट रहे। पीछे जो यूनिटरी का मैं आपको बता रहा था और बार बार कह रहा था वो यही फ़र्क है। यूनिटरी में होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें फेडरेटिंग यूनिट्स ही नहीं होते। तो चूँकि एक ही गवर्नमेंट होती है लिहाजा वो जो चाहे जैसा चाहे अपनी मर्ज़ी से करती रहे। अब जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से हैं। ये क्या कहते हैं कि फेडरेशन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स फार्मिंग अ न्यू वन। तो अमेरिका में चूँकि उस वक्त 13 कॉलोनीज़ थी, 13 कॉलोनीज़ थी, ठीक है, जिनको 13 स्टेट्स बोलते थे, ओरिजिनल स्टेट्स। तो वो मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन्होंने बनाया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि फेडरेशन क्या है, इज़ एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट फार्मिंग अ न्यू वन। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स एक्सरसाइज सुप्रीम एंड ओरिजिनल अथॉरिटी विद इन इट्स ओन बाउंड्रीज नॉट गिवन बाय द सेंटर। यानी कि जो ये होता है गवर्नमेंट ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स, यानी पाकिस्तान में अगर चारों प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं चारों सूबों की, तो उनके पास जो पावर्स हैं वो सेंटर उनको नहीं दे रहा। कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो ये एक बड़ा फ़र्क होता है। इसी तरह दीज पावर्स आर द गिफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स के पास, पाकिस्तान की चारों प्रोविजनल असम्बलीज़ के पास जो पावर्स हैं, ये गिफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि इनके पास ये पावर्स हैं, सेंटर ने नहीं बताया। इसी तरह फेडरेटिंग यूनिट्स नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, सेंटर के ये सबऑर्डिनेट नहीं होते। सेंटर अपनी जगह इंडिपेंडेंट है और जो प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं वो अपनी जगह इंडिपेंडेंट है। अगर इन दोनों में कोई मसला आता है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है, तो फिर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो उस मसले को हल करेगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अल्टीमेट होगा, वो आखिरी होगा। इसी तरह इफ़ पावर्स आर टू बी अल्टर्ड तो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सेंटर की पावर्स में और फेडरेटिंग यूनिट्स की पावर्स में अगर कोई तब्दीली करनी है तो उसका तरीका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही इनको पावर्स दे रहा है। तो अगर पावर्स में कोई अदली बदली करनी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। पाकिस्तान में 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसकी परफेक्ट मिसाल है और सबसे आखिर में मैं आपको उसके रेफरेंस से बताऊँगा अभी कि 18th अमेंडमेंट से पहले जो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो क्या थी और 18th अमेंडमेंट के बाद जो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी हुई। तो इसको हम आगे देखते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार मैंने आपको पीछे बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सोर्स होता है सेंटर की पावर्स का और फेडरेटिंग यूनिट्स की पावर्स का। लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है। इसी वजह से मस्ट बी रिटर्न, वो रिटर्न होना चाहिए, एंड रिजिड, और उसे रिजिड भी होना चाहिए कि एक तो रिटर्न हो और उसमें कोई अमेंडमेंट करनी हो तो वो आसानी से ना हो सके कि जिसकी मर्ज़ी हो वो अपनी मर्ज़ी से कर ले। वो थोड़ा रिजिड होना चाहिए ताकि रोज़ रोज़ उसमें तब्दीलियाँ ना होती रहें। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा, उसमें लिखा होगा कि सेंटर की ये पावर्स हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स की ये पावर्स हैं, ताकि मसले ना पैदा हों। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स सेंटर में की जाती हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स में की जाती हैं, और ये एसेंस ऑफ फेडरलिज्म है, ये मैंने पीछे आपको बार बार बताया। इसी तरह मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं, और जो रीजनल इंटरेस्ट होते हैं वो फेडरेटिंग यूनिट्स के पास होते हैं। तो ये सीधी सी बात है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंट पावर्स, तो कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो जिन पे सेंटर भी लेजिस्लेशन कर सकता है, और जो प्रोविंसेस या फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वो भी लेजिस्लेशन कर सकता है, लेकिन ये हर जगह नहीं पाई जाती। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पाकिस्तान से इसकी मिसाल देता हूँ। अब पाकिस्तान में देखिए फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब ये जो मैंने लिखा है ये 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले है और ये उसके बाद में है। पाकिस्तान के जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बेसिकली क्या था, एक तरफ थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक तरफ थी कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के दो पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 59 फेडरल सब्जेक्ट थे। ठीक है, अब ये जो 59 फेडरल सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि सिर्फ फेडरल ही या सिर्फ सेंटर ही इनके ऊपर लेजिस्लेशन या आइनसाजी कर सकता है। इसी तरह पार्ट 2 में 8 लिखे हुए थे। इन 8 के बारे में ऐसा था कि सेंटर भी लेजिस्लेशन कर सकता है और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं या जो प्रोविंसेस हैं वो भी कर सकते हैं। अब अहम इसमें था कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स है। इसके बारे में सेंटर भी लेजिस्लेशन कर सकता है और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोविंसेस को थोड़ी सी ज़्यादा इख्तियारात मिलते थे कि वो ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशन कर सकें। तो कंकरेंट लिस्ट का बेसिक मकसद यही होता है कि एक ऐसी लिस्ट बना देना कि जिस पे फेडरल भी सेंटर भी लेजिस्लेशन कर सके और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो भी कर सके। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, जो पार्ट 1 था उसमें 59 कर दिए, यानी पहले 59 थे फिर 51 कर दिए। पार्ट 2 में 18 कर दिए, पहले 8 थे फिर 18 कर दिए। और ये जो कंकरेंट लिस्ट थी इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अबोलिश कर दिया 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। और ये जो 47 सब्जेक्ट थे जिस पे पहले सेंटर भी लेजिस्लेशन कर सकता था और फेडरेटिंग यूनिट्स भी लेजिस्लेशन कर सकते थे, अब क्या हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं यानी कि जो प्रोविंसेस हैं वो इन पे लेजिस्लेशन कर सकते हैं। यानी 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये 47 के 47 किसके पास चले गए, सूबों के पास चले गए। इसी वजह से जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको काफ़ी ज़्यादा हेल किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसको माना जाता है कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। अब इसी तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुई है कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 51 सब्जेक्ट्स हैं उस पर सिर्फ जो सेंटर है वो लेजिस्लेशन कर सकता है। ये जो 47 है अब इस पर सिर्फ सूबे लेजिस्लेशन कर सकते हैं और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो ये होता है एसेंस ऑफ फेडरलिज्म कि आपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि सेंटर की ये हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स की ये हैं। इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद आता है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। ये एक बड़ा अहम और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जिस तरह मैंने लिखा कि यहाँ पे पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। अब यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जिस पे फिर सेंटर भी लेजिस्लेशन कर सकता है और प्रोविंसेस भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मसला खड़ा होता है, प्रोविंसेस फ़र्ज़ करें एक बात पे प्रोविंसेस कहते हैं कि हम लेजिस्लेशन करेंगे, सेंटर कहता नहीं हम करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है, या किसके पास अथॉरिटी है लॉ बनाने की या इस चीज़ को एक्सरसाइज करने की। तो जो जुडिशरी होती है उसका एक बड़ा अहम रोल होता है फेडरलिज्म में। सबसे आखिर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर। आमतौर पर जो फेडरलिज्म होता है, फेडरेशन होती है, फेडरल स्टेट, उसमें 2 हाउसेज होते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हैं। अब जो पाकिस्तान है, इंडिया है और अमेरिका है, ये सारे फेडरल स्टेट्स हैं, और जो यूके है ये यूनिटरी स्टेट है। हालांकि यूके में 2 हाउसेज हैं लेकिन यूके एक यूनिटरी स्टेट है, और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका ये फेडरल स्टेट्स हैं। अब पाकिस्तान में 2 हाउसेज हैं। पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस शुरा बोलते हैं। जो नेशनल असम्बली है ये लोअर हाउस है, और जो सेनेट है ये अपर हाउस है। नेशनल असम्बली में 336 मेंबर्स हैं और सेनेट में 90
6 हैं। अब ये जो 336 मेंबर्स हैं इनको डायरेक्ट अवाम सेलेक्ट करती है, यानी लोग सेलेक्ट करते हैं। और जो सेनेट है ये 23 हर सूबे से आते हैं, ठीक है, चारों सूबों से 23 और जो 4 हैं +4 ये आते हैं कैपिटल टेरिटरी से, यानी इस्लामाबाद से। तो टोटल ये 96 बनते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है और हर सूबे को इक्वल दी गई है। यानी सूबा बलूचिस्तान जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है उसके पास भी 23 हैं, पंजाब जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसके पास भी 23 हैं। तो इस तरीके से जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन है इसको कायम किया जाता है फेडरलिज्म में, ताकि जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसी तरह यहाँ पे आप इंडिया की भी देख सकते हैं और अमेरिका की भी देख सकते हैं। तो ये था बेसिकली फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि यूनिटरी स्टेट क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होती है, ठीक है, इनके फीचर्स बताए मैंने, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से आपको बताया। तो उम्मीद है कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बाकी कॉन्सेप्ट्स जैसा कि पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, सोवरेनिटी क्या होती है, लॉ क्या होता है, स्टेट क्या होती है, इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज, रियलिज्म क्या, लिबरलिज्म क्या, मार्क्सिज्म क्या, फेमिनिज्म क्या है, इसी तरह वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वार के बारे में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।